जय हिंद साथियों। इस कार्यक्रम को सुनने, देखने और चाहने वालों को आज़ाद सैफी का प्यार भरा सलाम। कहानी वतन की इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आपका खैर मकदम। हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था मुगलिया सल्तनत का भारत आगमन। आज बात करेंगे कि मुगलिया सल्तनत की बुनियाद किसने रखी। मुगलिया सल्तनत की बुनियाद सन 1526 में मुगल वंश के बानी संस्थापक बाबर था। ज़्यादातर मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। मुगल शासन 17वीं ईस्वी के आखिर में और सन 18वीं ईस्वी की शुरुआत तक चला। 19वीं ईस्वी के बीच में ही ये मुगलिया सल्तनत ख़त्म हो गई। जानते हैं बाबर की शुरुआती ज़िंदगी के बारे में। बाबर अपने परिवार की जिम्मेदारियां बहुत ही कम उम्र में उसके कंधों पर आ गई थीं और अपने मूल स्थान फरगना को वो जीतने में कामयाब हो गए थे। लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक अपना राज वहाँ कायम नहीं कर पाए। वो इसे कुछ ही दिनों में हार गए, जिसके बाद उसे बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी उसके कुछ वफादारों ने उसका साथ नहीं छोड़ा। कुछ सालों बाद जब उसके दुश्मन आपस में लड़ने लगे तो तब इस मौके का बाबर ने भरपूर फ़ायदा उठाया और उन्होंने सन 1502 ईस्वी में अफ़गानिस्तान के काबुल को फतह कर लिया। इस कामयाबी के साथ ही उन्होंने अपना मूल घर, अपना जन्म स्थान फरगना व समरकंद को भी दोबारा हासिल कर लिया। बाबर ने 11 शादियां की थीं, जिससे उनको 20 बच्चे पैदा हुए। बाबर के पहले बेटे का नाम हुमायूं था, जिसे आगे चलकर उन्होंने अपना उत्तराधिकारी वारिस बनाया। मध्य एशिया दरमियान में जब बाबर अपनी जड़ें, अपना साम्राज्य नहीं फैला पाया तो उसकी नज़र हिंदुस्तान पर पड़ी। उस वक्त हिंदुस्तान के सियासी हालात बाबर को अपना साम्राज्य फैलाने के लिए बेहद मुफीद नज़र आए। उस वक्त दिल्ली में सुल्तान इब्राहिम लोदी की हुकूमत थी और वो लगातार बहुत सी जंग हार रहे थे। उनके अपने ही साथी उनसे नाराज़ हो गए थे और अंदरूनी हालात बहुत पेचीदा और कमज़ोर होने लगे थे। हिंदुस्तान के शुमाली उत्तरी क्षेत्र के कुछ प्रांत अफ़गान और राजपूतों के कब्जे में थे, मगर इन्हीं के आसपास कुछ इलाके ऐसे थे जो अफ़गानी व राजपूतों के हल्के में नहीं आते थे। इब्राहिम लोदी जो दिल्ली का सुल्तान था, वो एक काबिल और मजबूत शासक नहीं था। पंजाब के गवर्नर दौलत खान भी इब्राहिम लोदी के काम से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। साथ ही इब्राहिम के चाचा आलम खान जो दिल्ली के तख्त पर नजरें जमाए बैठे थे, वो पहले से ही बाबर को जानते थे। जब आलम खान और दौलत खान ने आपस में हाथ मिलाकर बाबर को हिंदुस्तान आने का न्योता दावतनामा भेज दिया, उस वक्त बाबर को ये दावतनामा न सिर्फ बेहद पसंद आया, बल्कि उसे ये अपने फ़ायदे का सौदा लगा। उसके बाद उसने अपने वफादार साथियों को इस प्रस्ताव और दावतनामे को साझा करते हुए अपनी सियासी ताकत और अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दिल्ली कूच करने का फैसला किया। जब आलम खान और दौलत खान ने बाबर को हिंदुस्तान आने के दावतनामे के साथ ही पानीपत की जंग के लिए भी बुलावा भेज दिया। बाबर ने जंग में आने से पहले 4 बार पूरी तरह हालात का जायजा लिया। उसी दौरान गुस्से में बैठे कुछ अफ़गानी लोगों ने बाबर को अफ़गानिस्तान पर हमला करने के लिए बुला लिया। उधर मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह ने भी बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ने के लिए राज़ी कर लिया, क्योंकि राणा संग्राम सिंह की इब्राहिम लोदी से पहले से ही बहुत पुरानी दुश्मनी थी। इन सब के इसरार करने और कहने पर ही बाबर ने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को जंग के लिए ललकारा और वो जंग सन 1526 ईस्वी में अप्रैल के महीने में पानीपत के मैदान में लड़ी गई। उधर जंग को हारता देखकर दौरान जंग ही इब्राहिम लोदी ने खुद को मार डाला
और नतीजा ये हुआ कि बाबर ये जंग जीतने में कामयाब हो गया। अब सबको उस वक्त ये लगने लगा कि बाबर इस जंग के बाद हिंदुस्तान छोड़ देगा, लेकिन ये बिल्कुल उसका उल्टा हुआ। बाबर ने हिंदुस्तान में ही अपनी सल्तनत साम्राज्य फैलाने की ठान ली। हिंदुस्तान की तारीख इतिहास में हिंदुस्तान में पानीपत की बाबर की पहली जीत कहलाती है। इसे उस वक्त दिल्ली की जीत भी माना गया। पानीपत की जीत ने हिंदुस्तान की सियासत को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तारीख बताती है कि मुगलों के लिए भी ये जीत आगे चलकर बहुत बड़ी साबित हुई। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कर अपनी राय दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।